नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कोरोना की चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस चुनौती से निपटने का भारत का जज्बा चट्टान जैसा मजबूत है। इस वक्त पूरा देश एकता के मंत्र का पालन कर रहा है और मेरा दावा है कि एकता के इस मंत्र से कोरोना का अंत तय है। अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे कोरोना के खिलाफ हमारी तैयारी मजबूत होती जा रही है। ऑक्सीजन की समस्या में काफी हद तक सुधार आ गया है। बच्चों को वैक्सीन देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। साथ ही दवाओं और इंजेक्शन की कमी को भी काफी हद तक दूर कर लिया गया है। लेकिन हम सबको यह ध्यान रखना होगा कि जब तक हम कोरोना को पूरी तरह से हरा नहीं देते, तब तक हमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतनी है। इसके साथ ही हमें उन तमाम लोगों का सम्मान भी करना है जो कोरोना के इस काल के बीच क्रांतिवीर बनकर सामने आए हैं। हमारे साथ आज होंगी जानी मानी एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, मौजूद होंगी जो सोशल मीडिया पर कोविड वॉरियर नाम से एक मुहिम चला रही हैं। तो आज आर पार में कोरोना के खिलाफ भारत की मजबूत होती तैयारी का पूरा संवाद होगा। मेरे साथ देश के जाने माने डॉक्टर भी जुड़ेंगे और जानी मानी एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी जुड़ेंगी। तो आज सकारात्मक चर्चा, पॉजिटिव चर्चा जरूरी है, क्योंकि देश की तैयारी भी अब पूरी है। आज पूरे हिंदुस्तान को इसी मंत्र की जरूरत है और ऐसा हो भी रहा है। हर कोई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है और हम आर पार में इन सबको सलाम करते हैं, क्योंकि कोरोना की चेन को अगर पूरी तरह तोड़ना है तो मदद वाले हाथों की चेन को और बड़ा करना होगा। ये पंजाब के एक हॉस्पिटल की डॉक्टर ऋचा है। डॉक्टर ऋचा प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद पूरे दिल से जालंधर में कोविड मरीजों की इलाज में जुटी हुई है। खुद का ख्याल भी रख रही हैं और कोरोना के मरीजों के लिए भी मसीहा साबित हो रही हैं। सेवा जो कर रही हूँ वो मैं प्रिकॉशंस लेके कर रही हूँ और बाकी इसमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं है। डरना किस बात का है? अगर हम डरेंगे तो फिर लोगों की सेवा कैसे करेंगे? तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये इवन कि ये तो मेरे लिए बड़ी मतलब प्राउड की बात है। इस बीच कोरोना के खिलाफ हमारी जंग और मजबूत हो गई। ऑक्सीजन की समस्या में काफी सुधार है। बच्चों को वैक्सीन देने की तैयारी शुरू हो गई है। रेमडेसिविर की किल्लत धीरे धीरे दूर हो रही है। DRDO की दवा 2DG जल्द मरीजों को मिलेगी। इन सब के बीच हम आपको कोरोना काल के अलग अलग क्रांतिवीरों से भी मिलवा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, जो सोशल मीडिया पर कोविड वॉरियर नाम से मुहिम चला रही हैं और लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। भूमि पेडनेकर आज खुद आर पार में मौजूद होंगी और बताएंगी कि ये मदद वाली मुहिम वो कैसे चला रही हैं। तो आज इसी पर होगा आर पार में संवाद। जीत जाएंगे हम सब अगर संग। और अब वक्त है विश्लेषण का। बहुत दिनों बाद हमारे पास कुछ आज ऐसी खबरें हैं जिनका विश्लेषण करना, सकारात्मक खबरें जिनका विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस दौर में कई लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम यह बताएं कि हम इस लड़ाई में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब आप जंग में जाते हैं तो जंग में आपके अगल बगल के सैनिक मर रहे होते हैं, शहीद हो रहे होते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होता है। आपको मैदान छोड़ना नहीं होता। ये वक्त मैदान छोड़ने का नहीं है, ये बताने का नहीं है कि हमने पीछे क्या गलतियां करी, ये बताने का है कि आगे हम सुधार कैसे कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम सुधार की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कोरोना पर सकारात्मक संकेतों का विश्लेषण सुनिए। ऑक्सीजन की दिक्कत अब काफी हद तक काबू में है। आज ही खबर आई कि दिल्ली में ऑक्सीजन सरप्लस है। DRDO के दावा
कि दवा ने कोरोना के खिलाफ एक नई उम्मीद जगाई है, एक बड़ी उम्मीद जगाई है। तो ये दवाई जब बाजार में आएगी तो बड़ी राहत होगी देशवासियों के लिए। रेमडेसिविर की किल्लत पर भी अब काफी नियंत्रण हो चुका है, समस्या कम आ रही है लेकिन कम आ रही है। मैं बढ़ता हूं आगे। 10 राज्य ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन हासिल करेंगे, राजस्थान इसमें प्रमुख है, वो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। मैं बढ़ता हूं आगे। कोविशील्ड कोवैक्सीन का प्रोडक्शन भी अब बढ़ रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश में भी कोवैक्सीन को बनाया जाएगा, जहां पोलियो ड्रॉप बना करते थे वहां कोवैक्सीन भी बनेगी। तो यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो तेज होगा। पहले सरकार कह रही थी कि वैक्सीनेशन करिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। कुछ नेता कह रहे थे कि वैक्सीन बड़ी खतरनाक है, अभी हम नहीं लगवाएंगे। कुछ नेता कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है। लेकिन आज की तारीख के अंदर हर कोई वैक्सीन लगाना चाहता है। सबको पता है वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण है। 2 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। यह भी एक पॉजिटिव न्यूज है, सकारात्मक खबर है, यह महत्वपूर्ण है। बढ़ता हूं आगे और अब अब्राहम लिंकन साहब के एक कोट को मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं इस कार्यक्रम की शुरुआत में। एक बटा हुआ घर कभी खड़ा नहीं रह सकता, एक बटा हुआ घर कभी खड़ा नहीं रह सकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि अगर हम बट के रहेंगे, अगर हम सोचेंगे ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो हम कभी मजबूत नहीं खड़े हो सकते। मजबूत कैसे खड़े हो सकते हैं? जो लिंकन साहब ने कहा, हमें एक साथ खड़ा होना होगा। और मेरे साथ इस समय बात करने के लिए लाइव और एक्सक्लूसिव हैं भूमि पेडनेकर। भूमि जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर आर पार में। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री और इस समय कोरोना के समय लोगों की मददगार भूमि पेडनेकर। भूमि, स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि आपकी एक फिल्म आई थी दम लगा के हाइशा, जिसमें आप ने लोगों को प्रेरणा दी थी कि कैसे हारी हुई बाजी को जीतना होता है। और कोरोना का ये जो दौर है, इसमें भी दम लगा के हाइशा की जरूरत है। बिल्कुल अमीश जी, आपने बिल्कुल ही सही कहा। आई थिंक जो मेरी पहली फिल्म थी, उससे हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज हासिल करने के लिए मन बना ले तो वो हम हासिल कर सकते हैं। और इस समय सबसे जरूरी चीज यही है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी पर हम जीत पाए। और ये तभी हो पाएगा जब पूरा समाज एकजुट होकर, जो कहा जाता है आजकल ब्रेक द चेन, ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे तरीके हैं ये करने के। तो शुरुआत तो इसी के साथ करना चाहूंगी कि आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर आप घर के बाहर निकले तो मास्क पहने, डबल मास्क करें। जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है, इस समय जो प्रोटोकॉल दिया है उसे फॉलो करें। अगर सिम्टम्स आपको दिखने लगे तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके पास किसी डॉक्टर नहीं हो आपके संपर्क में, तो आपकी जो लोकल म्युनिसिपल बॉडी है उनके संपर्क में आइए। बहुत क्रिटिकल होने तक का वेट ना करें। आई थिंक सबसे जरूरी चीज इस समय यही है कि अगर आपको सिम्टम्स आने लगे, एक तो आप अपने आप को आइसोलेट करें ताकि आप दूसरों को ये बीमारी ना दे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी दवाइयां सही समय पे शुरू करें। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अमीश जी, अंटिल नाउ पेशेंट्स वही क्रिटिकल हो रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी रीजंस है और काफियों के अंडरलाइन कंडीशंस भी होते हैं, लेकिन जो पेशेंट जिनके अंडरलाइन कंडीशंस नहीं होते, बहुत अर्ली स्टेज पे इसलिए क्रिटिकल हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी दवाइयां शुरू नहीं कर रहे हैं। और जिस वजह से हमारे मेडिकल सेक्टर पे बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं क्योंकि खुद आपने भी कोविड से अपनी लड़ाई लड़ी है, मैं खुद अभी कोविड पॉजिटिव था। आज से 20-22 दिन पहले मेरा पूरा परिवार अब इस चपेट में आ गया था। मैं आप यकीन मानिए कि मेरा जो अपना अनुभव है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह का है कि मेरे को पता है मेरे फादर मदर को थोड़े सिम्टम्स ही दिखाई दिए थे, तो मैंने कोविड टेस्ट की वेट नहीं करी थी। कोविड टेस्ट एक दिन बाद रिपोर्ट उसने दी थी, लेकिन हमने मेडिकेशन पहले शुरू कर दी थी। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि टाइमली अगर इलाज हो जाएगा तो समस्या उतनी बढ़िया है। ये वेरी राइटली सेड बाय यू। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने देखिए मीडिया के अंदर हम तमाम खबरों को कवर करते हैं।
मेरा देश का जाना माना पॉलिटिकल शो है, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी का शो है। मैंने ये सोचा है कि अगले कुछ दिनों तक एक मुहिम बनाकर उन तमाम लोगों को जनता के बीच लेके आऊंगा जो लोगों के लिए मददगार हैं, जो अपनी जिम्मेदारी बतौर भारतीय जो सच्ची देशभक्ति को निभा रहे हैं। क्योंकि मेरे इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हो चुके हैं, लेकिन मेरा आज जनता से मेरी बार बार गुजारिश यही है कि हमारे को वो करना है जो हमारी जान को बचाए। मास्क इसलिए डालना है कि आप यमराज के पास ना जाएं और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। मैं भूमि आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, हम जानते हैं कि समस्या बहुत विकराल है, जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत विकराल है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड वॉरियर के नाम से आपने जो शुरुआत करी है, इससे आप लोगों की मदद कैसे कर रही हैं और सबकी मदद कैसे कर पाती हैं आप? अमीश जी, सबकी मदद तो नहीं कर पाते, लेकिन इंटेंशन यही है कि जितनों की हेल्प हो सके उनकी हम हेल्प करें। लकीली सोशल मीडिया मेरा सबसे बड़ा हथियार है और जो एक जिस लेवल तक मेरी फिल्मों ने मुझे पहुंचाया है, एक फैन बेस है, एक सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं कहूंगी कि एक अभिनेत्री होने के नाते मुझे एक रीच है, जिस वजह से काफी लोग ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इतने बड़े लेवल पे हम लोगों की मदद कर पाएंगे। काफी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल बेड्स, हर चीज में हम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आए, हम उस रिक्वेस्ट को पूरी तरह खत्म कर पाए। और हम 1-on-1 पेशेंट्स के साथ फोन पे रहते हैं। और मैं खुद तो एक वॉलंटियर की टीम है, अकेले शुरुआत की थी मैंने, और तब मेरे साथ 2 लोग जुड़े हुए थे। कभी किसी पेशेंट ने, भूमि सॉरी आपको टोक रहा हूं, कि कभी किसी पेशेंट ने ये गुजारिश करी कि मैडम, मेरी अनुपम खेर से 2 दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने जिक्र किया कि उनकी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, तो अनुपम मेरे जानकार हैं बड़े समय से, तो उन्होंने बोला मेरी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला आप अपनी स्माइल मुझे दिखा दीजिए। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसने बोला कि भूमि पाटनेकर मुझे आपसे वीडियो कॉल करनी है, मुझे बहुत तो करिए, आपने कोई किस्सा बताइए। तो मैं आपको एक रीसेंट किस्सा बताती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी गर्भवती औरतें होती हैं उनकी मैं हेल्प करूँ, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। वहां पे लिटरली 2 जान हम बचाने का एक मौका मिलता है। तो रिसेंटली एक महिला थी दिल्ली में जिनकी हमने मदद की थी। तो उनको आईसीयू दिला दिया, उनको इमरजेंसी ऑपरेशन में लेके जा रहे थे। उनके पति का मुझे फोन आया कि मैम, मेरी बीवी ना बिलीव नहीं कर रही है कि आपने ये सब कराया। मैंने कहा अरे अच्छा, तो मैं क्या करूँ? मैम आप ना मुझसे मेरे साथ वीडियो कॉल कर लो। तो उनकी बीवी उनको लेकर जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में। वो काफी क्रिटिकल थी, पर उनको अच्छे अस्पताल वगैरह हमने पहुंचा दिया था। तो मैंने उनसे बात की थी, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है ऑनेस्टली, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं उनके कारण मैं यहाँ हूँ। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आई हैव टू गिव बैक, और बहुत छोटी सी चीज कर रहे हैं अमीश जी। मतलब मैं जब फोन करती हूँ तो फोन उठा लेते हैं। तो लिटरली अस्पताल के वार्ड बॉय से लेकर टॉप डॉक्टर्स से लेकर भिन्न अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्रीज, जहां हो सके, कई बार पर्सनल फेवर्स, मेरे दोस्त होते, क्या पता कहाँ से कौन आके आपकी मदद कर जाता है। नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, कम उम्र में आप इतना बड़ा काम कर रही हैं। और मेरे को तो लगता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर इसी तरह कई लोग मदद करेंगे तो मुझे लगता है इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बताता हूं, क्योंकि आज ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो संवाद है, ये बहुत सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने ट्विटर पे पिछले कुछ दिन पहले देखा था कि 24 घंटे में आपने अपने 2 करीबी लोगों को खो दिया, यह आपने ट्वीट करा था। मैं जानता हूं अपनों के जाने का दर्द क्या होता है, क्या कहना चाहती हैं आप? ये समय ऐसा है कि चारों ओर, मतलब आप समझिए 24 घंटों में से 19 या 20 घंटे में और मेरे वॉलंटियर्स यही करते हैं। तो आप जब देखते हैं कि चारों ओर इतना दुख है, तो कई जब आपके ऊपर ये बीतती है, तो वो दुख कहीं ना कहीं हल्का ना कम हो जाता है। आई थिंक एक लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है और ये रियलाइजेशन होती है कि
आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल वो बस यही है कि बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे सके, और अगर फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कोई अनजान इंसान भी हो, बेस्ट से बेस्ट आप उनके लिए कर सके। और एक पॉइंट के बाद ये बीमारी ऐसी है कि कई बार जब ये हाथ से बाहर निकल जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाते, और एक एक्सेप्टेंस हो गई है मुझ में इस बात की, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन ट्रेजेडी हमने देखी है। लेकिन ये बात से मैं ये नहीं चाहूंगी कि आपकी ऑडियंस निराश हो। मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी कि ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, लेकिन मैंने बहुत सारे मिरेकल्स भी देखे हैं, बहुत सारे, मेरी फैमिली में मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जनता आपको सुन रही है, एक ऐसा उदाहरण अगर आप सुना पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आशा की किरण बड़ी महत्वपूर्ण है। होप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। एक किस्सा मैं आपको बताऊंगी। एक पेशेंट थे हमारे, बहुत ही यंग, करीब आई थिंक 21 इयर्स की उनकी एज थी। ये बिहार का केस था एंड पटना का केस था, एंड बहुत ज्यादा लंग डैमेज था, एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्वाइवल नहीं पॉसिबल होगा। उनको फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत थी, तो हमने उनके लिए फंड रेजर शुरू किया था फैमिली के लिए। और मेरी बात चल रही थी उनके फैमिली मेंबर से फोन पे, उन्होंने कहा मैम कुछ घंटे ही कहे हैं डॉक्टर ने, बहुत रो रही थी। और फैमिली मेंबर से बात करने के समझिए आधे घंटे पहले ना मैंने एक और अपना राउंड ऑफ कॉल्स किए थे कि एक और बार ट्राई करती हूँ, फिर से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहीं कुछ हो सकता है। तो मैं उनसे बात करी, उन्होंने कहा पता नहीं मैम, अब तो कोई मिरेकल ही है। और मुझे कॉल आ गया, ये नहीं कहूंगी कहाँ से आया क्या हुआ, लेकिन मुझे कॉल आया। मैंने कहा मैं तुम्हें ना कॉल करती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैंने वो कॉल उठाया और हम वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे उस पेशेंट के, और हमें वेंटिलेटर मिल गया। तो मुझे ये इतनी, मतलब कोई डिवाइन पावर है। आप टाइमिंग भी अगर देख ले इस किस्से की, कोई डिवाइन पावर है। कई बार हुआ है कि मतलब मैंने कॉल किया है और वहां पे फोन उठाते हैं पेशेंट के अटेंडेंट और मुझे बोलते हैं मैम वो अभी बस क्रैश किया, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो मुझे लगता है, और कई बार हमने उन पेशेंट्स को बचाया भी है। तो मुझे ऐसे लगता है एक टाइमिंग टाइमिंग वाकई इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप सही टाइम पे मदद नहीं कर पाती होंगी, तो तब दुख भी होता होगा, लेकिन अगले दिन आपको फिर मदद करनी है, तो वो एनर्जी का सोर्स क्या होता है और वो क्या होती है? अमीर जी, अगले दिन नहीं, ऑनेस्टली अगले मिनट, बिकॉज हम एक पेशेंट के साथ डील नहीं करते। हमारे ग्रुप के बीच हम कम से कम एटलीस्ट मैं कहूंगी इस समय एनीवेयर बिटवीन 60 to 100 पेशेंट्स होते हैं हमारे। मैं अकेले और इन अ डे कम से कम 20-25 केसेस पे खुद कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं हम। तो अगले दिन भी नहीं, हमें अगले मिनट मूव ऑन करना पड़ता है। तो नॉर हम ज्यादा खुश नहीं होते जब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, हम ज्यादा दुखी भी नहीं होते। कई बार हुआ है कि कि मैं रो दी हूँ, जब स्पेशली जब आप किसी पेशेंट के साथ बहुत लंबा रहते हैं, और हुआ है। जैसे एक मेरी पेशेंट थी, नाम नहीं लूंगी, दिल्ली का एक केस था, और ये उस समय की बात है जब मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं था दिल्ली में। और फिर से कभी कभी होता है कि 2 मिनट में हम बेड अवेलेबल हो जाता है, कभी 7 दिन लग जाते हैं। और इस पेशेंट को मतलब मैंने बहुत हर चीज कोशिश कर ली, बाकी सबके लिए क्लियर हो रहा था, उनके लिए मैं नहीं कर पा रही थी। और उन्होंने 3-4 दिन पहले ही एक मदर बनी थी वो, और उनके बच्चों की फोटो भी मेरे पास आ रही थी। उन्होंने भी मुझे अपनी पिक्चर भेजी थी, वो बाईपैप मशीन पे थी। पहले वो ऑक्सीजन पे थी, फिर हमने बाईपैप उनके लिए बड़ी मुश्किल से अरेंज किया। तब दिल्ली में मतलब थोड़ी दिक्कत चल रही थी, और लेकिन अल्टीमेटली शी गेव इन। तो 7-8 दिन हमने बड़ा कोशिश किया, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अभी भी उनके फैमिली के साथ टच में हूँ। तो यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, आप, इट साउंड्स बहुत हार्श साउंड करता है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कई बार आप मदद करते हैं, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। हमने किसी को मदद करी, एक हमारे ग्राफिक्स डिज़ाइनर थे हेमंत, उनको हमने पूरी मदद करी कि उनको हॉस्पिटल मिल जाए। हॉस्पिटल मिल भी गया, उनके लंग्स में काफ़ी बड़ा डैमेज था, वो नहीं बच पाए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन भूमि, चलिए ये बात हुई तमाम कोविड की, लेकिन ऐसा कोई किस्सा इस समय, क्योंकि लोग थोड़े परेशान भी हैं, वो अपने घरों पे आपको इस समय लाइव देख रहे होंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो कोई ऐसा किस्सा जिसको आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहती है, किसी फिल्म का, कोई ऐसी बात जो लोगों को भी मजेदार लगे? अरे अरे अरे,
ऐसी ये तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। चलिए मैं एक किस्सा सुनाती हूँ जी जो मुझे लगता है काफी फनी है। जी तो जी हम ना एक अवार्ड शो टाइप चल रहा था और बहुत बड़ी ऑडियंस थी, मतलब, और ये मेरा पहला साल था, तो मैं एकदम नई, बहुत नर्वस। आयुष्मान के साथ मैं होस्ट कर रही थी अवार्ड शो। जी एंड कुछ मतलब जब नए नए होते हैं तब वैसी भी नर्वस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, और आप समझिए कम से कम नहीं तो 5,000 लोगों की ऑडियंस थी जी वहां। जी और हम थे, एंड सैफ सर स्टेज पे आए तो मुझे ईयरपीस में बोला कि देखो अभी तक जो एक्ट है नेक्स्ट वो रेडी नहीं है, तो सैफ सर के साथ थोड़ा और इंटरेक्शन आप कंटिन्यू रखिए, वो एक्ट बस 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा सर ओले ओले पे डांस करते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा श्योर, ही इज अ स्पोर्ट। तो गाना बजने लगा और मैंने ना कम से कम मैंने काफी हील पहनी हुई थी, क्योंकि सज धज के हम सब स्टेज पे थे। जी तो आया, स्टेप किया हमने, ओले ओले ओले, चौथे ओले पे मैं नीचे गिर गई थी जी स्टेज पे। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि पहली टाइम था कि मैं अवार्ड शो होस्ट कर रही थी और पूरी ऑडियंस, उनको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। 1 मिनट वो खड़ी, अच्छे से मैं डांस कर रही थी, दूसरे मिनट मतलब अमीर जी बिलीव मी आई वाज फ्लैट ऑन द स्टेज। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उठी और मैंने अपना डांस कंटिन्यू किया, बट आई फाइंड इट वेरी फनी। और कहते हैं ना थोड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट्स लाइफ के, आई थिंक ये डेफिनेटली वन ऑफ माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रहेगा। वो भी अभी तो बड़ी सारी फिल्म आई हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं, जी चाहे जियो पर हो, चाहे Z5 हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजोन हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आपकी भी फिल्म रिलीज हुई हैं, आप इसको किस तरह से देखती हैं, हाउ यू टेक इट? सो आई फील, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की सिचुएशन है उसके हिसाब से आई थिंक इट इज ग्रेट। ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, मैं उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी सपोर्टर हूँ। जी मतलब अगर एज एन एक्टर मैं सोचूं तो एक समय में 180 से ज्यादा देशों में मेरी फिल्म देखी जाती है, एक जी ऑडियंस बेस आप बनाते हैं, एक डिफरेंट काइंड का ऑफ अप्रिसिएशन होता है, इतना एक्सचेंज ऑफ कल्चर थ्रू मूवीज करने का हमें मौका मिलता है। सो एंड आई फील कि ये दुनिया और सिनेमा की दुनिया, जो थिएटर्स की दुनिया है, जी एक पॉइंट में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इधर और सिचुएशन होगा, लेकिन इस समय बहुत से लोगों को सहारा दिया हुआ है OTT ने प्लेटफॉर्म्स ने बहुत बड़ा एंटरटेन सहारा। करके। मैं तो खुद बहुत, कोविड पॉजिटिव हाँ। था, तो सारी पुरानी फिल्में मैंने देख ली, जो टाइम मेरे को मिला उसमें मैंने बड़ी सारी पुरानी फिल्मों को देखा। और हाँ मैंने भी। नहीं नहीं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि इस समय अगर लोग घर पे रहे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि इस समय जो वक्त है, निश्चित तौर पे थिएटर्स खुलेंगे, किसको पसंद नहीं है थिएटर में जाके फिल्म देखना, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि एग्जैक्टली किसी ने सोचा भी नहीं था कि एग्जैक्टली। इस तरह का वक्त आएगा। लेकिन अब इस दौर के अंदर ऐसी कोई आपकी पसंदीदा फिल्म जो आपकी नहीं हो, किसी और की हो जो आपको अच्छी लगी हो, कोई ऐसा गाना जो आपको अच्छा लगा हाँ, हो, बहुत सी फिल्में हैं, इनफैक्ट इतनी। कोई अभी ऐसी वेब मैंने सीरीज? देखी। जी हाँ, तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, राम प्रसाद की 13वीं, जी सीमा पावा मैम ने बनाई है। वो एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं। मेरी मदर प्ले किया है उन्होंने मेरे साथ 3 फिल्मों में, दम लगा के हईशा में भी थी वो मेरे साथ, शुभ मंगल सावधान में थी। जी इनफैक्ट बधाई हो जो मेरी और राजकुमार की जो मेरी अगली फिल्म है जो जल्द ही रिलीज होगी, जी 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 उसमें भी मैम है। तो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरा सीमा मैम के साथ। तो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और मैं बता नहीं सकती अमीश जी, उन्होंने ना अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। जी इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है। जो 13 दिन होते हैं जब जी आप जी किसी अपने लव्ड वन को, व्हेन यू लूज अ लव्ड वन, तो वो जो पिंडदान के 13 दिन होते हैं, जी तब जी परिवार में क्या क्या होता है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है उस हिसाब से पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। जी तो वो एक्चुअली इन अ वे साइंटिफिक और बहुत थेरेप्यूटिक और हीलिंग भी होता है। तो जो, और बहुत ही लाइट हार्टेड फिल्म है। तो ये मेरी डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन रहेगी कि प्लीज देखिएगा, एक बहुत ही नहीं, बढ़िया बहुत फिल्म अच्छी है। फिल्म है, और मैंने भी देखा। मेरे ब्रदर ने भी उस फिल्म को देखा, तो उसने भी मुझे बोला, उसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि इस फिल्म को जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। भूमि, आपने वक्त दिया।
इस बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि इस समय लोग जो हैं वो गुस्सा कर देते हैं कई बार, उनको आप क्या बोलेंगी? क्योंकि वो डॉक्टर्स के साथ गुस्सा कर देते हैं, उनको लगता है कि जी डॉक्टर्स की गलती की वजह से ये हो गया। जी उनको आप क्या मैसेज जी देना चाहेंगी? निश्चित तौर पर किसी भी प्यारे का, घर के व्यक्ति का चले जाना बहुत दुखद होता है, लेकिन जी क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगी? क्योंकि अमीश जी, डॉक्टर्स और नर्सेस लगातार जी, दिन रात काम कर रहे हैं, वार्ड बॉयज। बिल्कुल, बिल्कुल अमीश जी, हमें इतने बार डाँट पड़ जाती है, जी तो हम बिल्कुल समझते हैं कि जो पेशेंट है उनकी फैमिली बहुत डरी हुई है, जी घबराई हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। और ये बीमारी ऐसी है कि आप एक बार जब अस्पताल चले जाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता आपके पेशेंट के साथ, आपको लगता है कि शायद अच्छी सुविधाएँ नहीं दी जा रही। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, बहुत, बहुत प्रेशर है उन पे इस समय। जी अंडर स्टाफ्ड हैं, हमारे इतने नर्सेज और डॉक्टर्स हैं, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं खुद बीमार हैं। वो रोज अपनी मतलब वो रोज आके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं दिलो जान से, डबल डबल शिफ्ट पुल कर रहे हैं। तो आपको इस प्रोसेस पे यकीन रखना पड़ेगा। जी कोशिश यही करें कि आप अपने मेडिकल सेक्टर को सपोर्ट दें। अनफॉर्चुनेटली इस समय ये तो पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर्स और नर्सेस आके हर 1 घंटे या हर 10 मिनट में देखे, करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब और आउट ऑफ हैंड है कि हमारा मेडिकल सेक्टर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बेस्ट से बेस्ट जी सर्विस और जी सुविधाएं दे पाए। तो प्लीज उनका सपोर्ट करिए, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, और यही कहना चाहूंगी कि घबराइए मत। मुझ जैसे अनेकों लोग हैं जो आपकी मदद के लिए खड़े हैं। अभी चीजें बेटर भी होती जा रही हैं। सिर्फ जैसा मैंने शो के स्टार्टिंग में कहा था अमीश जी, अंत में भी यही कहना चाहूंगी, कोशिश यही करें कि आप घर पे ठीक हो। कोशिश यही करें कि आप एक क्रिटिकल स्टेज तक ना पहुंचे, और वो तभी हो सकता है अगर आप अपनी दवाइयां और एक डॉक्टर की सलाह सही समय पे लें। जी बहुत केसेस हमने देखे हैं, मैंने अपने परिवार में केसेस देखे हैं जहां पे लोगों ने डिले किया है और नेक्स्ट स्टेप उनके लिए अस्पताल ही था। तो कृपया बिल्कुल, बहुत करके महत्वपूर्ण ये बात, और आप बोल रही हैं तो मुझे लगता है कि काफी लोग इस चैनल के माध्यम से उसे देखेंगे भी। अभी एक इंटरेस्टिंग किस्सा किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा। कुमार विश्वास भी बहुत कवि हैं जाने माने, वो बहुत लोगों जी की जी मदद कर रहे हैं, जी और जी कुछ दिन पहले मेरे कार्यक्रम में भी थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि उनको किसी का व्हाट्सएप आया कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए चाचा मेरी उनको मदद कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी ये वक्त नहीं है भतीजे, मैं तुम्हारे को बाद में मदद कर दूंगा। ऐसा कोई किस्सा किसी लड़के ने या किसी लड़की ने आपको कॉल कर दिया हो, ऐसे ही रैंडम कॉल कर दिया हो? क्योंकि निश्चित तौर पर आप एक स्टार हैं, लोकप्रिय जी हैं, जी लोग जी आपको पसंद करते हैं। यू वांट टू जी शेयर? जी जी या एब्सोल्यूट। तो एक बार ना, और मुझे ना अल्टीमेटली उनको ना ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, इस समय इतने कॉल्स आते हैं। तो वो ना, मुझे एक सज्जन थे जो मुझे हर बार अलग नंबर से कॉल ट्विटर पे डाल रहे थे, और जी वो जी बार बार मुझे बोल रहे, दीदी मेरी मदद कर दीजिए, दीदी मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जी और मैं बार बार उनसे पूछूं क्या चाहिए आपको, कैसे, क्योंकि ना आपका एक ऑटो ट्यून होता है कि कोई मदद मांग रहा है, आप इमीडिएटली जानना चाहते हैं क्या। वो हर बार मुझे बोले मुझे फोन दे दीजिए। जी मुझे तो जब आप मैंने दीदी कहा बोल रही थी तो मुझे अक्षय कुमार की एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, दीदी डर गई, दीदी डर गई, जब वो आदमी पकड़ा जाता है तो। जी वही हुआ होगा उसके साथ। तो फिर ना जी मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब देखिए मत मुझे कॉल करिए, क्योंकि क्या होता है इतने इंपॉर्टेंट मुझे आपने उसका कॉल आ दिल ही रहे तोड़ दिया हैं। भाई साहब बोलकर। करना ही पड़ा ना। जी वो बंद ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा आप समझिए ये समय नहीं है ये सब का, जी आप प्लीज मुझे, अब मैं परेशान हो रही हूँ। तो सुने नहीं, तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। मैंने हर जगह ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं समझती शायद उनको फोन की जरूरत हो, लेकिन इस समय उनकी जरूरत मैं नहीं जी पूरी जी कर पा रही थी, क्योंकि जी भूमि, थैंक यू सो मच। और जो आप काम कर रही है कोविड वॉरियर के नाम से करती रही है, और आपको मेरा भी पूरा सहयोग है। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। और देश को चाहिए आप थैंक यू जैसे सर, लोग। आप थैंक रियलिटी में एक हीरो की तरह काम कर रही हैं, जो करना चाहिए। थैंक यू सो मच भूमि पाटनेकर, प्लेजर हैविंग यू यू टुनाइट। थैंक यू सर। तो ये थी भूमि पेडनेकर, जिन्होंने बहुत काम किया है कोविड को लेकर। मेरे साथ इस समय डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर विजय हड्डा जुड़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स के। डॉक्टर मधुर जैन हैं, एचओडी कार्डियोलॉजी मेट्रो हॉस्पिटल के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन विजय हड्डा साहब, शुरुआत आपसे मैं करता हूं। क्या आपको लगता है कि स्थिति अब काबू आ रही है? क्योंकि निश्चित तौर पर केसेस कम हो रहे हैं,
क्या आपको लगता है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से रेमडेसिविर अब बाजार में उपलब्ध होने लग गई है, क्या इन सबसे दिक्कतें कम हो रही है? आप इस पर अपनी क्या इनपुट देना चाहते हैं? देखिए आपने बहुत ही सही बात से शुरुआत की है। अगर हम करीबन 2 से 3 सप्ताह पहले अगर पीछे चले जाएं, तो देखिए उस टाइम पे जो दिल्ली का जो हाल था या देश का जो हाल था, दिल्ली में करीबन 30,000 के आसपास पर डे नए मरीज आ रहे थे। तो उसके हिसाब से अभी देखें तो अभी करीबन 10,000 के आसपास हैं। तो करीबन आप कह सकते हैं कि 2/3 कम हो गए हैं, कम से कम रफली अगर हम बोलें तो। जी। एक चीज़। दूसरा ये है कि पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट और फिर जो इंस्टीट्यूट हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफ़ी आपस में नज़दीक आए हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया है। तो जो ऑक्सीजन की एक जो मेजर समस्या थी, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिया है। उसके रीज़न तो बहुत सारे हैं, खैर उनमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे को लगता है कि सब ने मिलके काम किया है और उसकी वजह से अब ऑक्सीजन की जो एक बार ऐसे था कि बहुत मारामारी हो गई थी कि लोग ऐसे बोल रहे थे नहीं नहीं ऑक्सीजन तो मिलेगी ही नहीं, और ऐसे लग रहा था कि अगर मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई तो शायद मैं तो बगैर ऑक्सीजन के ही मर जाऊँगा। तो अब वो वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन ज़्यादातर स्टेट्स में जितनी रिक्वायरमेंट है, लगभग उतनी मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तीसरी जो बात आपने की रेमडेसिविर की, जी। यस, एक बार तो रेमडेसिविर की भी काफ़ी हाहाकार मच गया था। उसका भी अब कुछ हद तक शायद जो समस्या का समाधान हो गया है। उसका रीज़न कुछ तो ये भी है कि जब पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे रेमडेसिविर का, तो शायद उसका मिसयूज़ बहुत हो रहा था। अब धीरे-धीरे करके शायद डॉक्टर में भी जो था विश्वास आ गया है, पेशेंट्स में विश्वास आ गया है कि रेमडेसिविर के स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, जिसमें यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही हर किसी मरीज़ के लिए वो दवाई नहीं बनी है। दूसरी शायद रेमडेसिविर में ये भी है एक डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ जो दवाई का आविष्कार किया है, क्या वो वाकई भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्योंकि जिस तकनीक को हम अमेरिका से लाने की कोशिश करते हैं, कल मेरी डॉक्टर नरेश त्रेन से बात हो रही थी, वो करीब 50,000 रुपए की पड़ेगी, यानी वो एक्सपेंसिव होगी। लेकिन डीआरडीओ की ये दवाई जो है वो सस्ती होगी सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि थर्ड वेव भी आने वाली है जिसकी तैयारियां सरकारों ने शुरू कर दी है। क्या उस पर क्या आप कहना चाहते हैं, क्या भारत के लिए वो गेम चेंजर साबित होगी? जी, बिल्कुल। देखिए ये जो उन्होंने जो ड्रग का इस्तेमाल किया है, ये ऐसे नहीं कि नई है। काफ़ी सालों से इसमें रिसर्च हो रही थी और उसमें ये पाया गया था कि जो एक तरह का ग्लूकोज ही है, जो पहले कुछ ट्यूमर्स में भी उसका इस्तेमाल हुआ, कैंसर्स में, और उसमें पाया गया कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और अब डीआरडीओ ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया है कि कोरोना में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही एक अच्छी भारत के लिए और सब मरीजों के लिए एक बहुत मैं कह सकता हूँ एक खुशखबरी है, जिसका हमें थोड़ा गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम किसी भी न्यू डिस्कवरी या इन्वेंशन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं और पहले वहाँ आता है, फिर हम वेट करते हैं कि कब उनका पेटेंट वाला जो एग्रीमेंट है वो ओवर होगा, फिर शायद हम अपने देश में बना पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने देश में ही या हम ये कहीं इंडिजिनस कुछ इन्वेंट किया है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो पेटेंट वाली हैं या वो वाली हैं, उनके ऊपर आराम से काबू पा सकते हैं। और जी। एक बात और भी है, जो इंडिजिनस जो हम कुछ भी डिस्कवर करते हैं, उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लोअर होती है। मैं कहूँगा अगर मैं ये कहूँ कि करीबन 100 टाइम्स कम होती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज़्यादातर अगर हम सेम फार्मूला अगर हम बाहर किसी कंट्री से हायर करते हैं या बोरो करते हैं या खरीदते हैं, तो वो काफ़ी महँगा पड़ता है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक डॉक्टर विजय, और मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, फिर डॉक्टर मधुर मैं आपके पास भी आता हूँ। एक बच्चों पे भी ये वायरस असर कर रहा है, तीसरी वेव बच्चों के लिए खतरनाक होगी, और अब वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पे शुरू हो गया है। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बच्चों को लेकर एक चिंता ये रहती है कि मेडिसिन वो खा नहीं पाते, तो फिर उनको बीमारी से निजात कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। देखिए 12 साल से नीचे के बच्चे, 13 साल से नीचे के बच्चे मेडिसिन नहीं खा पाते, दवाई नहीं खा पाते। जी बिल्कुल, ये भी आपने एक वो नहीं खा पाते जो गोली होती है। जी, ये भी आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हाईलाइट किया है। इस वाली पैंडेमिक में ये डॉक्टर्स ने देखा है कि थोड़ा-सा जो पेशेंट प्रोफाइल का चेंज हो गया है। पिछले वाले जो वेव थी उसमें हम देख रहे थे कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा सीवियर इलनेस के साथ आ रहे थे, डेथ भी उसमें ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन अगर अब का जो डाटा अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा जिनकी जो मौतें हुई हैं मरीजों की, वो यंग पॉपुलेशन है।
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया है कि अभी की जो वेव है उसने बच्चों को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है। और पहले बच्चे बहुत कम कोरोना से पीड़ित थे, पर इस वेव में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरे को लगता है कि ये एक थोड़ा सा नया है और हमें बच्चों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार हमें लगता था कि यंग एज है, नहीं इनको कोरोना अगर होगा तो माइल्ड होगा, शायद तो सीवियर ना हो। आपका आकलन क्या है कि कब तक बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है देश के अंदर? क्योंकि वैक्सीनेशन में भी हमने देखा है कि जो कोविशील्ड लेते हैं या फिर कोवैक्सीन भी लेते हैं, उनको कई बार फीवर आ जाता है, उनको थोड़ी बॉडी में थकावट देखने को मिलती है। उस स्थिति के अंदर बच्चों को वैक्सीन देने का प्रोसेस कब तक शुरू हो सकता है डॉक्टर? देखिए अगर ये जो जी बिल्कुल, अगर आप सिर्फ फीवर की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा फीवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम बच्चों को डीपीटी का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद भी ऑलमोस्ट 100% फीवर आता है और बच्चा करीबन 1 से 2 दिन तक सो भी नहीं पाता, तो उसकी हमें ज़्यादा चिंता नहीं है। एफिकेसी और सेफ्टी प्रूव हो जाए, और उसका डाटा आ गया है काफ़ी हद तक। जैसे करीबन 12 साल की एज तक तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अप्रूव हो गई है और लगना शुरू हो गई है। शायद इंडिया में भी जल्दी ये शुरू हो जाए। जो थोड़े और जो छोटे बच्चे हैं, शायद उनमें कुछ दिन में वो भी सेफ्टी डाटा आ जाएगा और जल्दी ही शायद हमें लगता है कि जल्द ही छोटे बच्चों को भी ये वैक्सीन मिल पाएगी। जी, मेरे साथ डॉक्टर मधुर जैन भी हैं। डॉक्टर जैन, बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे। कोरोना दिल के मरीजों के लिए कितना खतरनाक है? क्योंकि लंग्स पे ये इंपैक्ट करता है, फेफड़ों पे ये इंपैक्ट करता है, ये हम सभी पता है। लेकिन ये वाला म्यूटेंट जो है वो दिल पर भी इंपैक्ट कर रहा है, यानी ब्लड में थिकनेस बढ़ जाती है, तमाम चीजें होती हैं। तो आखिरकार इसकी जानकारी किसी को डी डायमर टेस्ट से प्राप्त होती है, लेकिन कोई डी डायमर नहीं करा पा रहा, नई व्यवस्था हो पा रही उसके डी डायमर की। तो उस स्थिति के अंदर, और अगर वो कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो चुका है, तब उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे अंदेशा लगना चाहिए कि उसकी स्थिति खराब है? क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर उसका पहला डी डायमर ठीक आया हुआ है, महसूस सही होने के बाद मान लीजिए कि वो रिकवर हो चुका है, चेस्ट में पेन हो रहा है या उसके की धड़कन उसको बढ़ी हुई महसूस होती है या पैल्पिटेशन, ही शी शुड कांटेक्ट ट्रीटिंग डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ये वायरस जो है, कोरोना वायरस, ये हार्ट का जो मसल है, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से डैमेज कर देता है, उसको वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज व्हिच इट कैन कॉज। बट एक अच्छी बात यह है कि अप टू 60 to 80% पेशेंट्स में ये विद द ऑनगोइंग मेडिसिंस या स्टेरॉइड्स जो दिए जाते हैं मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स, उनसे वो एक माइनर पेशेंट्स में इट कैन हार्ट फेलियर। जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं एक ब्रेक लेके आ रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करूंगा। एक ब्रेक लेके आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद मैं तुरंत हाजिर होता हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर विजय हड्डा और डॉक्टर मधुर जैन का, लेकिन कुमार विश्वास के साथ भी हम आपको अपना संवाद जरूर दिखाएंगे अगले 2-3 मिनटों के अंदर। डॉक्टर हड्डा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मधुर, डॉक्टर मधुर जैन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है डॉक्टर हड्डा तक आवाज नहीं जा पा रही। डॉक्टर मधुर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर मधुर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज नहीं जा पा रही उनके पास तक। डॉक्टर विजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोविड-19 के किन मरीजों को स्टेरॉइड देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे को मेडिकेशन पूरी नहीं मिल रही, मुझे भी स्टेरॉइड खा लेने चाहिए। ऐसा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एम्स की रिसर्च इस पर क्या कहती है? जी अमीश, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि स्टेरॉइड किसको मिलना चाहिए। और मेरा ये अनुभव है कि ज़्यादातर लोगों को स्टेरॉइड जो दे रहे हैं या खा रहे हैं अपने आप से, उनको ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं आपके माध्यम से भी, और इवन जो रेडियो पे, टीवी पे, इवन वैसे भी जहाँ जहाँ पे सोशल मीडिया पे भी, देखो स्टेरॉइड का बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है, और वो इंडिकेशन है जब किसी मरीज़ की ऑक्सीजन कम हो या एटलीस्ट मॉडरेट डिजीज़ हो, तभी हमें स्टेरॉइड देने की ज़रूरत होती है। नहीं तो स्टेरॉइड का उल्टा इफेक्ट होता है। उल्टा इफेक्ट मतलब ये होता है कि देखो जो कोविड डिजीज़ होता है एक वायरस की वजह से है,
और जब हम स्टेरॉइड खाते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी लो होती है, और इम्यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है वायरस को अपने बॉडी से क्लियर करने के लिए। तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि कोविड को इनिशियल वायरेमिक फेज होता है जिसमें वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है, तो जी जी उसमें जो उस वायरस का जो रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने उस टाइम पे इम्यूनिटी को सुप्रेस कर जी दिया स्टेरॉइड से या स्टेरॉइड जैसी और दवाइयों से, तो उस टाइम पे वो उल्टा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब एक बार वायरेमिक फेज से क्रॉस हो गया और आदमी को और निमोनिया है, जी स्पेशली ऑक्सीजन कम है, तो वो मरीज हैं जिनको स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी डॉक्टर अड्डा, तो एक एक चीज और, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हो रहा है कि अब पहले तो 6 से 8 हफ्ते बाद आप ले सकते थे पहली डोज के बाद सेकंड डोज को, अगर आपको कोविड हुआ है तब भी आप 6 से 8 हफ्ते बाद ले सकते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिसको कोविड हुआ है वो 16 से 18 हफ्ते बाद ले। उस पर आप जी देखिए, ये शायद इसलिए भी हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि वायरस भी जैसे 1 साल पुराना ही है और जो वैक्सीन है वो तो अभी बनी है, तो धीरे धीरे करके हमें उसकी जो इफेक्ट्स और जो इम्यूनोजेनिसिटी है कैसे वो इफेक्ट करेगी, उस पे हमें शायद ज़्यादा समझ आ रहा है। और पहले जो हमने जो प्रोटोकॉल बनाया था कि 4 वीक है, फिर उसको हमने कोविशील्ड के लिए 6 से 8 वीक किया, और फिर बढ़ा के हम 12 वीक कर रहे हैं। तो ये सारा इस बात का रिजल्ट है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग जो वैक्सीन है उसके इफेक्ट्स और जो डिजीज के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। इसलिए हो सकता है कि और भी बहुत सारे चेंजेज हों प्रोटोकॉल्स में, टाइम के साथ जी वो हमें जी पता लगेगा। जी ठीक है। डॉक्टर मधुर जैन, ब्लड थिनर क्या सबको लेने की आवश्यकता है? उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो खून को पतला करने वाली दवाई होती है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट है ये कई तरीके से असर करता है। जी नहीं, सबको नहीं लेना चाहिए। जिनका कि DDI में बढ़ा हुआ आता है और उनके फिजिशियन जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, अगर वो उनको एडवाइस करते हैं तब उनको लेना चाहिए। अपने आप से कभी भी ब्लड थिनर ना लें, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। तो अपने चिकित्सक की, अपने फिजिशियन की, अपने ट्रीटिंग फिजिशियन की राय पर ही लें, ब्लाइंडली ना लें। जी डॉक्टर जैन, क्या आपको लगता है कि कोविड पेशेंट्स रिकवरी के बाद, जब उनकी रिकवरी हो जाती है उसके बाद इकोस्प्रिन 0.75 की खा सकते हैं? पहले तो ग्राम है, जी जी सर, माफ करिए, 75 मिलीग्राम। कोई बात नहीं। और लेकिन जिस फिजिशियन के, जिस डॉक्टर के से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसी की राय से वो खाएं, उसी की देखरेख में खाएं। अपने आप से ब्लाइंडली कि हमको कोविड हुआ है, रिकवर कर गए हैं, किसी ने कहा है, आस पड़ोस वाले ने कहा है, या किसी और मरीज ने भी ली थी, इसलिए ना लें। अगर आपके फिजिशियन आपको कहते हैं तभी लें, क्योंकि ये एक ब्लड थिनर मेडिसिन है और इससे जी ब्लीडिंग होने के शरीर में कई चांस रहते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर उनको उनके हिसाब से एडवाइस जी करता है उनको क्या डॉक्टर जैन, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का माथा जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं कुमार विश्वास से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत जो हुई, आइए देखते हैं। कुमार विश्वास है। कुमार विश्वास, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम आपके पीछे देख रहे हैं कि शाम ढल रही है, लेकिन जी, मैं गांव में हूं। जी आप गांव में हैं और गांव की परिस्थिति खराब भी है। हम सब जानते हैं कि इस समय महामारी के इस दौर में शहर में तो ट्विटर भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया भी अवेलेबल है, और अगर हम देखें तो अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन गांव की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें तो पता ही नहीं है ये बीमारी कैसी है। मैंने अभी पिछले 5 दिन पहले हमें एक चैनल को बोला था, और मैं लगातार अपने फेसबुक ट्विटर पे लिख रहा हूं कि गांव के बारे में सचेत हो जाइए। गांव में तो पैरासीटामोल भी नहीं है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इसीलिए हमने गांवों में एक कोविड केयर किट बनाकर वितरित करना प्रारंभ किया है। और सौभाग्य है हमारा समय अच्छा है कि बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कुछ लोगों ने पैरासीटामोल भेजी है, कुछ ने मास्क भेजे हैं। हम एक कोविड केयर किट बना रहे हैं जिसमें WHO और एम्स की गाइडलाइन सरल हिंदी में चित्रों के माध्यम से छपी हुई है कि क्या क्या लें। और मुझे अच्छा लगेगा आपको सूचित करते हुए कि मैं जहां हूं, आसपास के बहुत सारे प्रधानों को मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, और सबने वहां कम्युनिटी सेंटर्स में या वहां जो स्कूल है उसमें पूरे गांव से मांग के खाटें बिछवाई हैं, कपड़े बिछवाए हैं, अनाज रखवाया है, और आइसोलेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। वहां हमने हर गांव में एक 5 लीटर का या 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखवाने की कोशिश प्रारंभ कर दी है। उस एक कोविड केयर किट में 30 मास्क हैं, एक थर्मामीटर है, एक ऑक्सीजन लेवल चेक करने का एक ऑक्सीमीटर है, और जो 10 दिन की दवा होती है, जो आपको लेनी है वो सारी दवा उसके अंदर, जिंक है, कैल्शियम है, आइवरमेक्टिन है, और एजिथ्रोमाइसिन है, और डोलो या पैरासीटामोल है, और उसमें लिखा हुआ है कौन सी कब लेनी है। तो अल्टीमेटली अगर ये कोविड केयर किट ही
हम सारे लोग जितने भी हैं वो आप कहीं भी किसी वेंडर से कह के बनवा सकते हैं, एक लिफाफे में डाल के रखवा सकते हैं। अगर गांवों के पास ये भी होगा तो हम बहुत बड़ी कैजुअलिटी बचा सकेंगे। और इसके लिए मैं बार बार 5 दिन से लोगों से कह रहा हूं, अब थोड़ी सी जागृति आई है और अगले कुछ दिन कुछ मत करिएगा। केवल अपने आसपास के गांवों में 50-50, 100-100 का बहुत थोड़े में बन जाती है। 400 रुपए में पूरा कोविड केयर किट बन जाता है और उसके ऊपर अगर आप उसमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लगा दो 50 के ऊपर, तो आप 1000-1500 रुपए में टोटल काम कर देते हो। तो अगर आप किसी का मन है कि वो 5 कर सकता है तो 5 करे, 10 कर सकता है 10 करे, 100 कर सकता है तो 100 करे। तो हम तो अभी लगातार गांवों की संख्या बढ़ा रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मैं आसपास के 100-200 गांवों में ये कोविड केयर सेंटर बनवा दूं। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है ये, और ये जो आपने जिस सोच के तहत ये किया है वो भी बहुत उम्दा सोच है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गांव तक हम जरूर पहुंचे। महत्वपूर्ण ये है, जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव था कुमार भाई, तो मैं देख रहा था किस तरह से लोग मदद कर रहे थे, चाहे वो श्रीनिवासन हो, चाहे वो शलभमणि त्रिपाठी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो सोनू सूद हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो। मैंने देखा किस तरह से, और मैं कई लोगों के नाम भी नहीं यहाँ पे ले पा रहा, बहुत से लोग हैं हमारे कई मीडिया के साथी हैं जो बहुत मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुमार विश्वास साहब कि आदमी बीमार होता है और उसे पता है उसको किस तरह की बीमारी है, उसे पता है उसको किस तरह की तकलीफ है, लेकिन जो सोच है वो बड़ी नकारात्मक कई बार हो जाती है। तो उस सोच की वजह से वो बीमारी और बड़ी लगने लगती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमेश, हमने क्या किया, हमने अपने सारे जितने परिचित डॉक्टर्स थे या जो परिचित नहीं थे उनके लिए कॉल दी और हमें खुशी हुई कि लगभग इससे 70-72 डॉक्टर्स का पैनल आजकल मेरी टीम के पास है, जिसे मैं एक्सटेंड करके 200-300 डॉक्टर्स कर दूंगा। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स में नहीं है, जो सामान्य हॉस्पिटल्स में हैं। इसमें अमेरिका में और लंदन में बैठे डॉक्टर्स भी हैं। अमेरिका की एक डॉक्टर है जिन्होंने वहां 10 डॉक्टर्स का एक वो ग्रुप बनाया है जो रात के समय चीजों को देखता है। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इसमें बाकी हर तरह के डॉक्टर्स हैं। तो मैंने देखा है कि अगर 100 का हम सैंपल लें कि 100 लोगों को डॉक्टर्स ने कॉल की, तो जो 100 लोग पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि मुझे बेड चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, उनमें से लगभग 75 लोग अगले 3-4 दिन में घर में ही ठीक हो जाते हैं। देखिए, भरोसे से बड़ी कोई बिल्कुल यहां पर इस मोड़ पे मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार कुमार विश्वास साहब कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और आप यकीन मानिए निश्चित तौर पर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप घर में ठीक हो सकते हैं। मैं खुद घर में ठीक हुआ हूं, मैंने दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर डॉक्टर से घर में मैं खुद ठीक हुआ हूं। कुमार विश्वास बोलिए। इसमें मरीज को या जिसको कोरोना हुआ है उसको ये भरोसा मिलना चाहिए ना, जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा विश्वास रूपिण है। शुरू में गोस्वामी जी वंदना करते हुए जब कहते हैं एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। अगर ये हो जाए कि मेरे पीछे मेरी सरकार खड़ी है, मेरी संस्थान खड़े हैं, मेरे मित्र खड़े हैं। मेरा एक मित्र है, वो परिचित पुराना मित्र था, अचानक मुझे पता चला 6 दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसे कॉल किया, हाँफ रहा था, और मैंने कहा मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, अभी अस्पताल कराता हूँ, अभी एम्बुलेंस आती है, अभी ऑक्सीजन करता हूँ। और आज मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, वो घर लौट के आया कि साहब ये बच नहीं सकता था, ये बचा है, क्योंकि उसको लग गया कि यार कुमार है, सब कर लेगा। और अगर ऐसा भरोसा एक सामान्य कवि, जो ना, जैसे मुझे एक कलेक्टर ने बोल दिया कि भाई ना आप मंत्री हो, ना आप सांसद हो, ना विधायक हो, ना मेरे अधिकारी हो, मैं क्यों सुनूं आपकी। अगर एक सामान्य कवि कर सकता है, सामान्य लोग कर सकते हैं, तो ये सारे मंत्री, ये सारे विधायक, ये सारे मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये अगर रीच आउट करें लोगों से, अगर ये बार बार आके बोले कि मैं खड़ा हूं, चिंता मत करिए, हम भी पूरा काम नहीं कर पाते। हमेशा हमको रात को कई बार बड़े दुख के साथ सोना पड़ता है, सुबह उठ के खराब खबर के साथ उठते हैं, मूड खराब हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, लेकिन फिर काम पे लगते हैं कि चलो इसका तो नहीं बचा पाए, चलो 2 के लिए लगते हैं, चलो 5 के लिए लगते हैं, और खराब खराब सूचनाएं आती हैं। 8 महीने की गर्भवती बच्ची को नहीं बचा पाए, 2 जाने एक साथ चली गई, रो पड़े, अकेले रोए हैं, बहुत बहुत बेबसी अनुभव हुई है। फिर दूसरी जगह लगते हैं कि नहीं यार उसको अस्पताल दिला दो, उसको ये कर दो, उसके लिए पहुंचा दो। तो ये तो युद्ध है, इसमें तो सबको जुटना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य नहीं, आपका हैशटैग बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप जो अपना हैशटैग देते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला देने वाला है। और मैं आपको ये कहता हूं, जब भी मैं आपका वो हैशटैग पढ़ता था, लड़ेंगे जीतेंगे, बड़ा हौसला मिलता था। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। जिस दिन रोहित सरदाना की अचानक देहांत हो गया, मुझे लगता है कि, या फिर शेष जी का देहांत हो गया, शेष जी को पूरी उपचार का पूरा प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं बच पाए, प्लाज्मा थेरेपी तक देने का प्रयास हुआ लेकिन वो नहीं बच पाए। रोहित सरदाना यंग एंकर, यंग जर्नलिस्ट, और 42 साल की उम्र में उनको भगवान के पास जाना पड़ा। यकीन मानिए उस दिन तो दिल बैठ सा गया था, और मैं अकेले कमरे के अंदर खूब मेरे आंसू निकले, और आंसू निकलने के बाद एक ही बात निकली कि आखिरकार क्यों
मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा प्रहार क्यों? लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम सब लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि देखिए हम इंसान हैं, हम साइंटिस्ट हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हमारे पास पैसे बहुत है, हमारे पास क्षमता बहुत है, विश्व की ताकतें झुक गई जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कहां कहां गलत हुए हैं जीवन के अंदर, ये सोचना पड़ेगा। कुमार विश्वास। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत बेहूदगी के तर्क देखता हूं दोनों पक्षों के, और मुझे अपने एक बहुत ही प्रिय मित्रों को डांटना पड़ा है फोन पे। कुछ जो सरकारों में मेरे बहुत सारे मित्र हैं वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ हम बोले कि नहीं सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। कुछ जो सरकारों के खिलाफ लोग हैं वो इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि सरकारें अपदस्थ की जा सकें। तो अगर आप जरा भी कल्चर्ड हैं, जरा भी सांस्कृतिक हैं और जरा भी दम्भ भरते हैं कि भारतीय हैं, तो थोड़ी शर्म करिए और थोड़ा हाथ बढ़ाइए लोगों की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, आज के इस दिन जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, देश को अपनी बात कहने के लिए। तो यह था कुमार विश्वास के साथ हमारा संवाद। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह कथन तो हमने कई बार सुना है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि महात्मा गांधी ने उपदेश पर क्या कहा था। थोड़ा सा प्रयास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। आजकल लोग उपदेश बहुत दे रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास से कार्य संपूर्ण ढंग से पूरा हो सकता है, उपदेशों से नहीं होता। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।